पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर जरूर आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने यह बयान अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दिया था और आज महाराष्ट्र की राजनीति में समंदर वापस लौट आया है। देवेंद्र फडणवीस बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ उनके डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी शपथ लेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अजय पांडे जो इन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है, और मेरे संपादक अमित द्विवेदी जी जिन्होंने राजनीति को बहुत अरसों से कवर किया। मुंबई में इन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को बेहद नजदीक से देखा। तो आइए हम लोग इनसे समझेंगे कि अब जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए तो अब क्या राजनीति में बदलाव आ गई। तो सर पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि भाजपा में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री क्यों? देखिए, देवेंद्र जी का जो पुराना अनुभव भी है, बहुत सादगी के साथ उन्होंने महाराष्ट्र को पहले चलाया भी है और सबको साथ लेने के चलने की भावना है उनके अंदर रहती है। तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए आला कमान ने जो ये डिसाइड किया होगा कि आगे का नेतृत्व भी उनको दिया जाए। मतलब चुनाव भी एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ऐसा लड़ा जा रहा था, कुछ समय तक बहुत बहसबाजी हुई, फिर उसके बाद शिंदे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, जिन्हें मोदी जी चाहेंगे। उसके बाद भी कई दिनों तक वो कयास लगे कि शायद फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अब सर जैसे क्या, अब जब फडणवीस मुख्यमंत्री, अब उनको प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, साथ में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का भी नाम चल रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अभी तो कहना बड़ा बहुत जल्दी हो जाएगा ये कहना, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये बहुत कद्दावर नेता के रूप में उभरे हैं देवेंद्र जी। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने एक सधे हुए नेता का परिचय दिया है। मतलब आप ये समझिए कि उनके नेतृत्व में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो इसके पहले नहीं हुई थी। महाराष्ट्र के सबसे चर्चित नेताओं में से अगर हम देखें तो शरद पवार और भी कुछ बड़े नेता जो महाराष्ट्र में हुए, बाला साहब ठाकरे, उसके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चित नेता के रूप में प्रसिद्ध हुआ है तो वही देवेंद्र जी हुए हैं। और हिंदूवादी नेता के रूप में उन्होंने अपनी एक अच्छी छवि। एक बीच में एक और चीज चल रही थी कि मराठा वर्सेस ब्राह्मण, मराठा फेस होगा कि नहीं। बीच में विपक्ष ने मराठा आंदोलन को चुनाव के दौरान बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन उसका असर क्यों नहीं चुनाव पर दिखा, और फिर उसके बावजूद मतलब मराठा को मुख्यमंत्री न बनाकर एक ब्राह्मण चेहरे पर दाव खेला गया। यही काबिलियत है एक अच्छे नेता की। देवेंद्र फडणवीस से विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत कई बार ये पूछा गया। मनोज जरांगे जिन्होंने ये मराठा आंदोलन किया था, उनको लेकर कई बार सवाल पूछे गए पत्रकारों द्वारा, लेकिन कभी देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर इसका जवाब नहीं दिया। जब भी उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने डिनाई किया या अवॉइड किया उस सवाल को। तो ये एक कुशल नेता जो होता है, जिसको ये समझ में आता है कि कौन सी चीज को अवॉइड करना है, ये उन्होंने इसका परिचय दिया। सर महाराष्ट्र की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे चुनाव होते हैं, वहां पे बड़े चेहरे आ जाते हैं। अभी जब चुनाव हुए तो बहुत सारे नारे दिए गए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, और एक है तो सेफ है। लेकिन उस नारों से बड़ा जो मुद्दा इस टाइम दिखा क्या आया कि जो मूल मुद्दे हैं उस पर चुनाव लड़ा गया। तो आपको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस अब उनका कार्यकाल कैसा जाएगा उसके बाद से? मैंने बताया ना, देवेंद्र जी बहुत मंझे हुए राजनेता है और सबको साथ लेके चलने की भावना है, और एक जैसे कहते हैं कि एक विजनरी व्यक्ति आप उन्हें कह सकते हो। वो विजनरी आदमी है, उनको मालूम है कि मुझे अपने क्षेत्र में या अपने राज्य के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं राज्य को लेकर, वो सब चीजें उनके दिमाग में है। उस चीजों को दिमाग में लेकर वो चलेंगे, और बहुत कुशल नेतृत्व की टैलेंट है उनके अंदर। उस टैलेंट को वो निखारेंगे, पहले भी अपने आप को साबित कर चुके हैं, और आगे वाले टाइम में भी देखिएगा आप जिस तरह से उनकी काम करने की भावना और जुनून है, उसको आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र को एक अच्छी जगह पर ले जाने की कोशिश करेंगे। इसके पहले जब हम बात करते थे, जब फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, शिवसेना ने उन पर आरोप लगाया कि अब मतलब 2.5 साल का उन्होंने वादा किया था। उसके बाद जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो आप क्या कुछ अंतर आएगा एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री? अब जो डिप्टी सीएम है वो सीएम हो गया, जो सीएम और डिप्टी सीएम हो, तो क्या अंतर आप इसमें राजनीति? देखिए, उसमें कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता बहुत अंतर आना चाहिए। व्यक्ति का फर्क होता है। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, आला कमान का आदेश हुआ, उन्होंने उप मुख्यमंत्री की भूमिका में आए, उन्होंने कहीं भी इस तरह कहीं महसूस नहीं होने दिया कि उनको डिग्रेड किया गया। कहीं भी उन्होंने अपनी मेरिट में कहीं उन्हें कमी नहीं आने दी, और उन्होंने वो सब चीजों को साथ लेके चले। वो कहीं ना कहीं उनका टैलेंट है।
और ये डिपेंड करता है शिंदे जी पर, व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से भूमिका को, करेक्टर को लेके चलता है। देवेंद्र जी को जब उप मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने अच्छे से काम किया। अब देखना पड़ेगा कि शिंदे जी को अगर वो जिम्मेदारी देते हैं कि वो कितने तरीके से उसको करते हैं, अगर वो अच्छा करेंगे तो आगे कहीं ना कहीं उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा उस चीज का। बिल्कुल वो अपने जगह पर सब लोग अच्छे से काम करें। जब उनको इसके पहले मुख्यमंत्री बनाया गया, बतौर मुख्यमंत्री जो भी निर्णय रहे हों उनके, ये तो अलग विषय है, लेकिन आप देखिए कभी भी कमजोर बात उन्होंने नहीं कही। बिल्कुल एकनाथ शिंदे ने कभी भी ऐसी, कभी लूज टॉक नहीं किया, कभी ऐसी बात नहीं कही जिससे जो महायुति है उसको किसी नुकसान से डिस्टर्बेंस हो। कई बार कोशिश की गई, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना का 2 फाड़ होना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है ये। और उसके बाद इतनी परिपक्वता के साथ में वो 2.5 साल उन्होंने उसका निर्वहन किया अपने पद का, ये बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस की हम चर्चा कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छे कुशल नेतृत्व करता है, उन्होंने नेतृत्व किया, लेकिन एकनाथ शिंदे को भी कम नहीं आंका जा सकता। एकनाथ शिंदे क्योंकि अगर वो 2.5 साल में काम नहीं करते तो शायद फिर जनता उन्हें नहीं चुनती। तो और काफी अच्छा, मतलब एक सर्वे हुआ था चुनाव के पहले, जब ये इलेक्शन हो गया था, रिजल्ट नहीं आया था, उस समय एक सर्वे हुआ था जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित चेहरों में, मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरों में से एक नाम था उनका। हाँ, एकनाथ शिंदे। एक ये ऐसी शायद 2-3 रिपोर्ट्स आई थी, और उसमें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ये सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा था। तो एकनाथ शिंदे ने जो हिंदुवादी राजनीति की वो वाकई में बहुत बढ़िया किया। थोड़े ट्विस्ट आए बीच में, और जो उन्होंने एक रिस्क लिया शिवसेना को तोड़कर 2 हिस्सों में, लोकसभा चुनाव में उनको बहुत नुकसान हुआ उसको लेकर के, लेकिन फिर विधानसभा चुनाव में उसको लेकर के उनको बहुत फायदा हुआ है। तो ये भी एक फैक्टर माना जा रहा है, मतलब उनके एक इमेज बनाने के लिए। लोकसभा चुनाव में तो दरअसल मराठा वाला एंगल काफी ज्यादा हावी रहा। विदर्भ के क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ था। मनोज जरांगे का जो आंदोलन था उसने आम लोगों के बीच में बहुत जगह बनाई। बिल्कुल जी सर। मराठा जितने भी थे, मराठाओं का एक, मतलब आप ये सोचिए, कमजोर सा दिखने वाला व्यक्ति इतना प्रभावशाली उसका रिजल्ट आया। आप देखिए लोकसभा चुनाव में जो दिक्कतें आई उनको, भारतीय जनता पार्टी और उन्होंने काम भी किया, लेकिन अलाइन था। तो हाँ, तो वही तो बात हुई ना। फिर उसके बाद उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने किसी भी तरह से वो नहीं किया। फिर एक और आंदोलन हुआ उनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो ओबीसी को लेकर हुआ आंदोलन। तो ये जो 2 आंदोलन एक साथ हुए, उन्होंने विधानसभा में इनको मजबूत किया। एक तरफ ये प्रूव हो गया कि जबरदस्ती बार बार टारगेट किया जा रहा है। ये सवाल उठा विधानसभा चुनाव के दौरान कि देवेंद्र फडणवीस को ही मनोज जरांगे क्यों बार बार टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज का जिम्मेदार तो एक व्यक्ति नहीं होता ना। एकनाथ शिंदे भी तो उतने ही जिम्मेदार थे, अजित पवार भी उतने ही जिम्मेदार थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने वहां पर एक कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन किया। उन्होंने बिल्कुल भी उसको बिना छुए धीरे से निकल गए, और देखिए परिणाम क्या है। और अब जब बात होगी तो हार की भी बात होगी, तो आपको क्या लगता है कि जो महाविकास आघाड़ी, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए शिवसेना की तरफ से, संजय राउत जो बार बार सामना में बहुत सारे अपने लेख लिखते हैं, कांग्रेस के जो नाना पटोले थे उन्होंने तो मुख्यमंत्री तक का जिक्र कर दिया कि अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी और कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनेगा। उसके बाद संजय राउत में भी तल्ख आया। तो आपको क्या लगता है कि जो इस हार का जिम्मेदार है अजय सर, तो वो उन लोगों के बीच का जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है? देखिए कहीं ना कहीं जो शिंदे साहब ने काम किया लोगों के बीच में, वो लोगों के दिमाग में था कि उन्होंने अच्छा काम किया है और एक अच्छी मजबूत सरकार वो दे सकते हैं, वो भी लोगों के ध्यान में था। बाकी कोऑर्डिनेशन, जहां तक महाआघाड़ी की बात है, कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकता है रही होगी उनके बीच में, क्योंकि शरद पवार जैसे नेता जो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उनके रहते हुए आज तक की बहुत निम्नतम स्तर पे एनसीपी की प्रदर्शन था। तो चलिए कहीं ना कहीं देखिए कई बार बड़े बड़े नेतृत्व भी धराशायी हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन की कमी कह सकते हैं आप, या ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस भी एक वजह हो सकती है। जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थी और वो उसका रिजल्ट आपके सामने है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कुछ लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस था, और वो बल्कि आप देखिए कि चुनाव आप लड़ रहे हैं उससे पहले आप मुख्यमंत्री की दौड़ में मतलब मैंने हम लोगों ने रिपोर्ट की थी कि एक तरफ शिवसेना भी कह रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री होगा,
उसके बाद संजय राउत कह रहे हैं कि अगर आला कमान अगर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाना तो राहुल गांधी पहले बता देते कि हमारी मुख्यमंत्री ये। तो अभी उनका रिजल्ट आया नहीं और लोग भिड़ गए थे। डिसफोकस हो जाता है आदमी कई बार। क्या होता है कि उसको अभी पहले चुनाव लड़ने के बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है, उससे पहले ही कई बार मैं कहता हूँ कि कई बार डाका डालने से पहले ही बंटवारे का झगड़ा हो जाता है तो डाका भी नहीं डरता है और बंटवारा भी नहीं हो पाता है। तो हो सकता है वो ठीक है। नाना जी ने पटोले साहब वो बड़े नेता है कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, कहा कि मैं ही हार का जिम्मेदार हूँ। और संजय राउत जी तो आप जानते हैं किस तरह के व्यक्ति, अपनी बातें उनको अलग टाइप का उनको चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र जी जो है, हमारा जो अपना आकलन भी है और जो उनका लास्ट का जो पास्ट का ट्रैक रहा है उस ट्रैक ने कहीं ना कहीं ये हम कहने पे मजबूर है कि वो बहुत अच्छा महाराष्ट्र को चलाएंगे। और जिस प्रकार से सीएम जो डिप्टी सीएम दो भी रहेंगे, चाहे वो अजितदादा पवार हो चाहे वो एकनाथ शिंदे जी, उनको बड़ा बैलेंस करके चलेंगे। उससे पहले भी 2.5 साल आपने देखा होगा कि कम से कम इन तीनों लोगों में किसी प्रकार का खिंचातान नहीं रहा। इन लोगों ने मिलकर अजितदादा पवार ने भी अपने क्षेत्र में अपने तरीके से काम किया, शिंदे जी ने भी किया, और फडणवीस जी तो आप देखते हैं कि कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश करते हैं, वो करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये डिसीजन लिया है कि महाराष्ट्र की जो कि भारत की जो आर्थिक राजधानी है उसमें ऐसे व्यक्ति को चुना है कि जो उसका नेतृत्व करे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निर्णय लिया और बहुत अच्छा निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी ने, जो देवेंद्र फडणवीस जैसे कुशल और विजनरी आदमी को महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य की कमान दी है। अमीर सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने बहुत दिनों तक महाराष्ट्र की राजनीति को देखा है और समझा है, तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने ज्यादा होमवर्क कर लिया या कांग्रेस का जो लचीलापन था, ओवर कॉन्फिडेंस है, कौन किस पे भारी पड़ गया? सर वहाँ होमवर्क आप कह सकते हैं कि संघ का बड़ा योगदान रहा वहाँ पे। मैं अगला सवाल ही पूछने वाला था कि हरियाणा के चुनाव में भी संघ ने काम किया, यहाँ पे भी काम किया। संघ को साधने में ये सफल भी रहे देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि उनकी बहुत नजदीकी रही है, चाहे आप डॉक्टर मोहन भागवत से उनकी नजदीकी हो चाहे दूसरे लोग हो, तो संघ को साध लेना और संघ का सहयोग पाना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ वहां पे। अच्छा, कांग्रेस की बात अगर हम कहें तो कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा फाइट किया वहां पे। सीटों में तब्दील ना होना, 10% सीटें ही जितना उन्होंने कॉन्टेस्ट किया उसमें केवल 10% सीटों पर ही कांग्रेस की। अब आप ये समझिए कि कोई भी पार्टी अगर हारती है उसकी सीट कन्वर्ट ना होना ये डिसाइड नहीं करता है कि उन्होंने मेहनत नहीं की। कांग्रेस की बहुत अच्छी फाइट रही, शिवसेना और शरद पवार से ज्यादा अच्छी फाइट की कांग्रेस ने वहां पे। हाँ, ये बात तो है। लेकिन जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे। संघ वाला फैक्टर काम कर रहा था, भाजपा का फैक्टर काम कर रहा था। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में जो फडणवीस के चाहने वाले लोग हैं, संघ में जो उनके चाहने वाले लोग थे, वो पिछले लगभग 2.5 साल से वो ये इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारा आदमी मुख्यमंत्री बने। तो ये भी एक तरह का होमवर्क था। अच्छा, चुनाव के दौरान जो संघ में गीत गाया जाता है, जो वो देवेंद्र फडणवीस का वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि जागो जागो हिंदू जागो, तो वो जो एक फैक्टर है। अच्छा, और दूसरा योगी आदित्यनाथ, मैं वही कहने वाला था कि मैं जिक्र करूंगा उसके। तो बटोगे तो कटोगे, उन्होंने बहुत, तो हिंदू वोट जो है वो डाइवर्ट नहीं हुआ ज्यादा। आप देखेंगे मुसलमानों का जो वोट है वो कई पार्टियों में तब्दील हो गया, मतलब डाइवर्ट चला गया। एनसीपी शरद पवार की पार्टी में चला गया, अजीत पवार की पार्टी में चला गया, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का है उसमें चला गया, कांग्रेस में चला गया। लेकिन हिंदू वोट जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं हुए, इसका बेनिफिट इनको मिल गया। अब हम इस सभी चर्चा की बात करें, उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज बहुत छूट जाती है, वो है लाडली बहन योजना, जिसका लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो आपको क्या लगता है सर कि इस लाडली बहन योजना ने क्या महिलाओं, जैसे अभी हिंदू वोट एकता की बात हो रही थी, क्या महिलाओं ने भी एकजुट होकर के भाजपा या जो एनडीए का गवर्नमेंट उसे वोट किया? नहीं, लाडली हिट रहा वो। और ये झारखंड में भी मैया सम्मान योजना के नाम से पहले शिवराज चौहान साहब जो मध्य प्रदेश में, उनका भी लाडली योजना थी, बड़ी हिट रही और कहीं ना कहीं उसका बहुत असर पड़ा है चुनाव के ऊपर। और महिलाओं का देवेंद्र फडणवीस ने पब्लिकली माना भी उस चीज को, और उसके लिए धन्यवाद भी लोगों का है कि उस योजना से बड़ा लाभ मिला है। देखिए, योजनाएं जब भी किसी वर्ग समुदाय को अगर फायदा मिलता है और कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं वोट में भी कन्वर्ट होता है। जैसे मान लो किसी भी प्रदेश की जनता को कोई ऐसा सुविधा मिले जिसको वो बाकी व्यक्तिगत अनुभव करे कि हाँ सुविधा बहुत अच्छी थी, तो जब आप उससे कुछ मांगने जाते हैं तो वो जरूर बढ़ चढ़ के
वो आपको सपोर्ट करता है कि हाँ इनकी वजह से ये चीजें हमें मिली है, तो हमें कहीं ना कहीं इनको स्थापित करना है, इनको लगाना है, जिससे कि आगे भी कोई अच्छी योजनाएं हमारे फेवर में हो, इसलिए करते हैं ये लोग। उसका बेनिफिट मिला है महाराष्ट्र में। याद होगा आपको महाराष्ट्र में हम पिछले महीने जब गए थे अक्टूबर में, जी तो उस समय चुनाव नहीं हुआ था, तो चुनाव के पहले जो देवा भाव वाला ऑटो पे वो मीटर बॉक्सों पे भी ऑटो में मैंने देखा था, देवा भाव करके बहुत ये जो प्रचार एंगल है ना, ये लाड़की जो बहना वाला है एंगल, ये इसलिए वहां पे काम किया क्योंकि जब आप इमोशंस के साथ में खेलते हैं ना, पब्लिक कनेक्ट करती है सीधे आपको। बिल्कुल। और किसी को नहीं पसंद है कि उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाए, तो इससे तो एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मोदी जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दिया है, तो किसान सम्मान निधि भले से वो वोट में कन्वर्ट ना हो, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट तो हो ही जाता है। तो ये सब चीजें, ये फैक्टर तो काम करते ही हैं, महिलाओं का फैक्टर, हिंदुओं का फैक्टर, और बहुत सारी मतलब रिसर्च तो ये भी कहती है, सर्वे, कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो धीरे से वोट बीजेपी को दे रहे हैं। जो ये ट्रिपल तलाक वाला बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बातें भी करती है, ऐसी बात भी है। तो इन सब चीजों का फर्क तो पड़ा ही। और देवेंद्र फडणवीस की अपनी एक बहुत ही साफ सुथरी छवि है, बहुत मृदुभाषी और उत्तर भारतीयों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय। जैसे हमारे यहाँ से योगी आदित्यनाथ अगर कहा जाए तो वो पूरे देश में एक डिमांड भी होती है कि हमारे राज्य में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो रहे। अगर उसके बाद बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा कोई चेहरा आता है तो देवेंद्र फडणवीस को अब माना जा रहा है। अब आप ये समझिए, मुंबई के पास में ही एक उपनगरीय इलाका है, विरार, वसई विरार विधानसभा है। वसई विरार क्षेत्र में जो वहाँ पर घड़ी सीटी है हितेंद्र ठाकुर का चुनाव निशान, हितेंद्र ठाकुर का वो एरिया माना जाता है कि वहाँ और कोई जीतता ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर लोकसभा का भी प्रतिनिधि भाजपा का है और 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी भाजपा वहाँ पे, और दोनों वहाँ पर महायुति को वहाँ मिली, सीट मिली। तो ये चीजें धीरे धीरे अब वहाँ पर क्या है कि लोग ये, वहाँ उनकी छवि ऐसी है हितेंद्र ठाकुर की कि वो बहुत बाहुबली किस्म के नेता है। तो अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि लोग, आम आदमी लड़ने के लिए तैयार है। जब नेतृत्व क्लियर होता है कि आपका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो आम आदमी भी उसके लिए लड़ाई करता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में ये चीजें देखने को मिली। योगी आदित्यनाथ की छवि ऐसी रही कि लोगों ने ये समझा कि यही आदमी जो है उत्तर प्रदेश का अपराध जो है उसको कम कर सकता है, और इतना दबाव होने के बावजूद भी दूसरी बार उनकी सरकार बन गई। और फिर वहां पर जब ऐसी योगी आदित्यनाथ जैसे नेता का जब रैली होती है और जब वहाँ पे वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो उसका असर विरार महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है और हरियाणा में भी देखने को मिलता है, और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी देखने को 9 सीटों का उपचुनाव था, 7 सीट में भाजपा, 6 सीट में। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये चीजें काम कर रही है, दिख रहा है कि ये काम कर रही है। तो आज के लिए हमारे साथ इतना ही। अब हम इस तरह की चर्चाओं को पीरियडिकली करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ अजय सर का और रमेश सर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं इनसे अपेक्षा करता हूं कि अब हम हर 2 दिन या 3 दिन पे ऐसे शो करेंगे जिससे जनता हमारे शोज को मजबूत करेंगी। और अगर आपको इस कार्यक्रम से जुड़े कोई भी फीडबैक देने हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं, कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को हम तक जरूर साझा करें। नमस्कार, धन्यवाद।